हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटिव। आज के सेशन में नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 है आपका। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चंस है एक्सप्लेन टीचर्स रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा, ये किस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टू डेवलप क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट। थर्ड, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, हाउ डज अ टीचर प्रिपेयर कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रचनावाद। तो यहाँ पर आपसे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आंसर सबका एक ही लिखना है आपने। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से प्रॉपरली 1 बाय 1 समझते चलेंगे, हर एक स्टेप को कहीं पर भी आप इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 आप देखते चलेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वर्ड नहीं ढूंढना है, पूरे के पूरे वीडियो में आपको ये नहीं ढूंढना है कि असिमिलेशन कहाँ लिखा हुआ है या डिसेमिनेशंस कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके आंसर्स को, और अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं पढ़ने वाले उनको आप वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षक का योगदान क्या है, यानी किस तरीके से शिक्षकों ने, यानी जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरीके से बच्चों में डेवलपमेंट लानी है। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको हेडिंग करना है। सबसे पहले आंसर नंबर 2, क्योंकि हमारा आंसर नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद। आपसे पूछा गया है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मतलब यहाँ पर, है ना, क्योंकि टीचर्स जो होगा वो कैसा होगा, रचनावादी होगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट करेगा बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मतलब पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर मीनिंग या डेफिनेशंस क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग करना है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म और आपको अंडरलाइन करना है। Constructivism is a theory of learning that is developed from the principle of children's thinking। रचनावाद यानी जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है ये क्या है, एक तरीके की लर्निंग थ्योरी है जो कि बच्चों में डेवलप करती है सोचने के सिद्धांत को। जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं उसके सिद्धांत को, उसके प्रिंसिपल को डेवलप करता है कौन, रचनावाद। रचना का मतलब होता है रचना करना, बच्चों के अंदर कॉन्स्ट्रक्ट करना, पावर को डेवलप करना, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी मेंटल पावर, इन सबको डेवलप्ड करना है, कॉन्स्ट्रक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो क्या है, एक्टिव लर्नर हैं। ठीक है, वो पैसिव लर्नर नहीं है, वो एक्टिव लर्नर हैं। और टीचर यहाँ पर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है और जो टीचर है वो क्या है, वो फैसिलिटेटर हैं। यानी बच्चे को वो समझा रहे हैं, बच्चा समझ रहा है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से चल रहा है, वो करके सीख रहा है, और जहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर टीचर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट स्टेट्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एडॉप्टेशन। ठीक है, ये क्या बोलता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, एडॉप्टेशंस के थ्रू सीखते हैं। इट इज़ अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न, ये बताता है, यानी जो रचनावाद है ये बताता है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म ट्रांसफॉर्म्स अ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी जो बच्चे हैं यहाँ पर क्या हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन वो कैसे रिसिप्ट कर रहे हैं, पैसिवली तरीके से वो रिसीप्ट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस। जैसा मैंने अभी बताया कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, हम करके सीखते हैं, लर्न बाय डू करते हैं, यानी कि पहले करना है उससे सीखना। तो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कहाँ पर, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में। देन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म और कैसे आप बता सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म अ फिलॉसफी ऑफ learning founded on the premise that by reflecting on our experience we construct our own understanding of the world we live। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद क्या है, एक तरीके की ऐसी फिलॉसफी है, ऐसे सिद्धांत हैं जहाँ पर हम सीखते हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं अपने डे बाय डे लाइफ से। जिस वर्ल्ड में हम, जिस संसार में हैं, वहाँ पर हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से खुद की समझ को बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये होता है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। इट इज़
कंसीडर्ड टू बी अ चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक CCT है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी है, ना कि टीचर सेंटर्ड थ्योरी है। ठीक है, ये बच्चे पर ज़्यादा फोकस करती है। दैट फोकस ऑन द नॉलेज ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी है, तो ये किस पर फोकस करती है, इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर क्या करें, एक नॉलेज बिल्ड करें। ठीक है, जानकारियाँ जिसमें आपको इकट्ठी करने की शौक हो, पैशन हो, तो ये होता है रचनावाद। द फोकस ऑफ नॉलेज नॉट टू बी रिप्रोड्यूस बट इट इज़ टू कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्टेस्ट रिच एक्टिविटीज़। ठीक है, ऐसा नॉलेज नहीं फोकस करना है यहाँ पर कि बार बार उस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। कैसा नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नॉलेज को कॉन्स्ट्रक्ट कर देना है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट रिच एक्टिविटी होती है, इस टाइप के नॉलेज को बिल्ड करना है। In the most general sense, it usually means encouraging student to use active technique like experiment, real world problem solving, etc. to create more knowledge and then to reflect on and talk about what they are doing and how their understanding is changing। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो ये क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इसका जनरली मतलब ये होता है कि बच्चों को इनकरेज करना, बच्चों को मोटिवेट करना, ताकि वो किसी भी एक्सपेरिमेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, किसी भी पार्ट में वो क्या करें, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, अपने नॉलेज को खुद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें, और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट कर सकें कि उन्होंने क्या सीखा, पहले वो क्या थे और अब उन्होंने क्या सीखा है, कितना मॉडिफाई वो हुए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ही समझना, करना, टीचर्स को ध्यान देना बच्चों पर, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहलाता है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। इसी में नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन। CLD क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टीचर्स का क्या रोल होता है कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन में। तो यहाँ पर आपको ये पूरा नोट करना है इसको भी। कन्वेंशनल लर्निंग प्लानिंग फोकसेस ऑन व्हाट द टीचर विल डू इफ़ लर्निंग, जो कन्वेंशनल लर्निंग प्लानिंग होती है, ठीक है, वो किस पर फोकस करती है कि टीचर क्या कर रहा है। इफ़ लर्निंग इज टीचर डायरेक्टेड देन द फोकस ऑफ लेसन प्लान इज ऑन व्हाट द टीचर डज। ठीक है, अगर यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड ना होकर ये टीचर डायरेक्टेड होगा, जिस पर टीचर ओरिएंटेड जिसको बोला जाता है, तो इसमें फोकस किस पर होगा, द फोकस ऑफ लेसन प्लान, जो लेसन प्लान का फोकस होगा वो किस पर होगा कि टीचर क्या करता है। ठीक है, ये नहीं देखेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो टीचर डायरेक्टेड होता है ये देखता है कि टीचर क्या करता है। When designing a learning experiences for student, teachers focus on what students will do। ठीक है, जब एक लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना होता है बच्चों के लिए, तब टीचर को ये फोकस करना चाहिए कि बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक आप लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कि बच्चों को इससे क्या मिलेगा, क्या वो लर्न कर पाएंगे, क्या वो इससे मोटिवेट हो पाएंगे या नहीं। तो ये होना चाहिए, इसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेड, यानी ये बच्चों पर ध्यान में रखकर हम किसी भी चीज़ को जब डिज़ाइन करें तो वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम जो कन्वेंशनल लर्निंग प्लानिंग होती थी वो कैसे हुआ करती थी, टीचर ओरिएंटेड हुआ करती थी। आवर लैंग्वेज इनकरेजेस teachers to focus on thinking about how to organize what learners will do rather than plan their teaching behavior। हमारी जो लैंग्वेज होती है, यानी कि किसकी लैंग्वेज, जो टीचर्स होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इनकरेज करती है बच्चों को सोचने में, उनकी पावर को बिल्ड करने में, लर्निंग पावर को, थिंकिंग पावर को बिल्ड करती है। ठीक है, हमें यानी कि जो टीचर्स हैं उनको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की जगह पर ये सोचना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन यानी जो CLD है ये किस पर फोकस करती है, फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिचुएशन एज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर रेदर देन द डिमॉन्स्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ द टीचर। जो CLD है ये कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन है, ये फोकस करती है किस पर, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशंस के विकास पर, एक ऐसे सिचुएशंस के क्रिएशंस पर जिससे क्या करे कोई भी लर्नर अपनी थिंकिंग पावर को कॉन्स्ट्रक्ट कर सके किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, ना कि ये फोकस करना है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है।
Most conventional teacher planning models are based on verbal explanation or visual demonstrations of a procedure or skill by teacher, which are then combined with practice of this method or skill by the student. मोस्ट कन्वेंशनल टीचर प्लानिंग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वेंशनल टीचर प्लानिंग होती है या जो ये मॉडल्स होता है कन्वेंशनल टीचिंग प्लानिंग मॉडल्स, ये किस पर बेस्ड होता है? वर्बल एक्सप्लेनेशन पर। जैसे कि वर्बली क्लास में खड़े होकर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया या फिर उन्होंने कोई चार्ट बना दिया और बता दिया कि ये ऐसे होगा, तो इसको बोलते हैं विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशंस, ठीक है, ऑफ अ प्रोसीजर। ठीक है, कोई एक प्रोसेस लिया, यहाँ पर कोई चार्ट बना दिया, बता दिया कि ये ऐसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशंस। और स्किल बाय द टीचर विच आर देन कंबाइंड, ठीक है, या फिर जो टीचर की स्किल है जो वो इन दोनों को वर्बल एक्सप्लेनेशन और विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशंस दोनों को क्या कर दे? कंबाइंड कर दे विद प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड और स्किल बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से या इस मेथड से बच्चों के स्किल को भी डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं CLD के, तो याद रखना है द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन एम्फेसाइज द फॉलोइंग 6 एलिमेंट। तो जो CLD होता है ये 6 एलिमेंट को एम्फेसाइज करता है, जोर देता है इस पर। फर्स्ट है सिचुएशन क्रिएट करना बच्चों के लिए, फिर ग्रुपिंग बनाना कि वो ग्रुप में कैसे सीखेंगे, देन उनको एक ब्रिज देना कि यानी कि वो पहले उनके पास क्या नॉलेज थी और अब उन्होंने क्या सीख लिया, इसके बीच में एक ब्रिज बैलेंस करना, क्वेश्चनिंग करना, एग्जिबिट एंड रिफ्लेक्शन कि उन्होंने अब क्या सीख लिया है। ठीक है, तो ये टोटल 6 स्टेप हैं CLD के लिए। तो जब आप B.Ed में नोट्स बनाएंगे, वहाँ पर आप एग्ज़ाम में करेंगे, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पेज कवर नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम बना देंगे। ये 6 कंपोनेंट यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, तो ये पूरा आपको बना देना है कि आपने सिचुएशंस क्रिएट करी, ठीक है, देन ग्रुपिंग बनाई, ब्रिजिंग किया, क्वेश्चनिंग्स, एग्जीबिशंस एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये टोटल 6 स्टेप हैं। अब इनको भी आपको डिटेल में समझना है। फर्स्ट है, पहले इसको समझ लीजिए, द एलिमेंट आर डिजाइन टू प्रोवोक टीचर्स प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शंस अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। द एलिमेंट्स आर डिजाइंड, ये जो एलिमेंट हैं, ये जो 6 एलिमेंट हैं CLD के, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो टीचर की प्लानिंग है उसको ये प्रोवोक करे, एंड रिफ्लेक्शन अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, और बच्चों ने क्या सीखा है उस प्रक्रिया को ये क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, यानी कि उजागर करे, उसको बताए। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट सिचुएशन। टीचर डेवलप द सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, सेलेक्ट अ प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग of materials, and student what situation are you going to arrange for students to explain. टीचर डेवलप द सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लेन। अब जो टीचर होता है वो क्या करेगा, एक सिचुएशंस क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, सेलेक्ट अ प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, वो क्या सेलेक्ट करेगा, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस सेलेक्ट करेगा जिसमें मटेरियल्स की ग्रुपिंग हो सके। एंड स्टूडेंट्स व्हाट सिचुएशंस आर यू गोइंग टू अरेंज फॉर स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के लिए आप ऐसी कौन सी सिचुएशंस रखेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सके उन चीज़ों को। गिव दिस सिचुएशन अ टाइटल, जो भी आपने ये सिचुएशंस लिया है उसको एक टाइटल देना होता है। एंड डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, आंसरिंग क्वेश्चंस, क्रिएटिंग मेटाफर्स, मेकिंग डिसीजन, ड्राइंग कंक्लूजन और सेटिंग गोल्स। ठीक है, तो जो भी आपने सिचुएशंस दिया है उसके लिए आपने एक टाइटल दे दिया, आपने प्रोसेस बता दिया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके करना, मेटाफर क्रिएट करके करना है, डिसीजन मेकिंग करना, ड्राइंग कंक्लूजन। तो आपने उनको पूरा बता दिया कि किस तरीके से इसको प्रोसेस को आपको बताना है। दिस सिचुएशन शुड इंक्लूड व्हाट यू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू डू एंड हाउ स्टूडेंट्स विल मेक देयर ओन मीनिंग। इस जो सिचुएशन आपने दिया है किसी बच्चे को, मान लो आपने कोई टॉपिक दे दिया, बच्चों को डिबेट ही करा दिया, ठीक है, आपने बच्चे को टॉपिक दे दिया, बच्चा उस पर एक्सप्लेन कर रहा है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था बच्चे से कि बच्चा इस टॉपिक पर क्या क्या बोल सकता है और बच्चे ने क्या रिजल्ट दिया। तो इस सिचुएशन से आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, बच्चे के माइंड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट आता है ग्रुपिंग का। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है ग्रुपिंग करने की। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ग्रुपिंग। फर्स्ट है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स एज अ होल क्लास, इंडिविजुअल, इन कोलैबोरेटिव थिंकिंग टीम्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और मोर, एंड व्हाट प्रोसेस विल यू यूज टू ग्रुप देम।
ठीक है। तो यहाँ पहला है हाउ आर यू गोइंग टू मेक ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट। तो पहला है ये कि आप बच्चों की ग्रुपिंग, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी ग्रुपिंग आप किस तरीके से बना रहे हैं। एक पूरे क्लास के रूम में, यानी कि एज अ होल क्लास, यानी 2 क्लास हो गई, एक क्लास 1 हो गई, क्लास 2 हो गई, इस तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं, या इंडिविजुअली क्लास में एक इंडिविजुअल पर्सन्स को लेकर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, या कोलैबोरेटिंग थिंकिंग टीम बना रहे हैं, 2 की, 4 की, 6 की, 5 की, 3 की, ठीक है। इस तरीके से जिसको बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग, या एक तरीके से ग्रुप, है ना, इस तरीके से, यानी कि 3-4 लोग मिलकर टीम वर्क में। तो वो 2 की भी टीम हो सकती है, 3 की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चों की टीम लेकर क्रिएट कर रहे हैं। या फिर आप इस तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, व्हाट प्रोसेस विल यू यूज टू ग्रुप देम, या आप किस प्रक्रिया का यूज करेंगे उनको ग्रुपिंग करने में। लाइक काउंटिंग के थ्रू, चूजिंग अ कलर, जैसे कि कुछ बच्चे हो गए, ठीक है, इधर कुछ बच्चे हो गए, इनको हमने येलो टीम कह दिया, इनको हमने रेड टीम कह दिया, तो कलर चूज करके, या पीस ऑफ फ्रूट, या फ्रूट्स के टुकड़ों का यूज करके कि इधर एप्पल फ्रूट्स दे दिया है, इधर मैंगो दे दिया है, और सिमिलर क्लोथिंग्स, या कपड़ों की ग्रुपिंग करके, जैसे इनकी सेम टी शर्ट हो गई ब्लू कलर की, इनकी पिंक कलर की टी शर्ट हो गई, तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है आपको ये सोचना है, किस प्रक्रिया के थ्रू करना है आपने ये सोचना है। दिस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस यू डिजाइन, और ये किस पर डिपेंड करती है, जो सिचुएशन आपने बच्चों के लिए डिजाइन किया है उस पर डिपेंड करती है। एंड द मटेरियल यू हैव अवेलेबल टू यू, और क्या मटेरियल आप उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। पहले ग्रुपिंग का कैटेगरी हो गया। दूसरा याद रखना, पहला है हाउ आर यू गोइंग टू मेक ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, आप किस तरीके से बच्चों की ग्रुपिंग बनाते हैं। दूसरा, हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स that student will use to explain the situation by physical modeling, graphically representing, numerically describing, or individually writing about their collective experience. How many sets of material you have will often determine the number of students groups you will form, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, पहला आपने क्या किया, आपने ग्रुप को बनाया, किस तरीके से आपने ग्रुप को फॉर्म किया ये। दूसरा, आपने उस ग्रुप के लिए जो मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने उसको किस तरीके से अरेंज किया ये। तो ये 2 तरीके हैं ग्रुपिंग के यहाँ पर, ठीक है। तो आपने हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स दैट स्टूडेंट विल यूज टू एक्सप्लेन द सिचुएशंस, आपने जो उन्हें सिचुएशंस दिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स को जो मटेरियल रिक्वायर है आपने उसको किस तरीके से ग्रुपिंग में अरेंज किया है, ठीक है। लाइक फिजिकल मॉडलिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिंग, न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब वो न्यूमेरिकली उसको समझाएंगे सिचुएशंस को, या डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल राइटिंग के थ्रू इसको समझा सकता है, या उनकी जो एक साथ ग्रुप एक्सपीरियंस है उसके थ्रू वो बता सकते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ मटेरियल्स यू हैव विल ऑफन डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप यू विल फॉर्म। हाउ मेनी सेट्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मतलब मटेरियल्स के कितने सेट्स होते हैं आपके पास, यू हैव विल ऑफन डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप यू विल फॉर्म, ठीक है। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जितने आपने ग्रुप बनाया है, जो आपने उन्हें सिचुएशंस दिया है, ठीक। तो ग्रुपिंग याद हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, उन्हें एक सिचुएशंस दिया जिससे हमने चेक किया कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरा, हमने ग्रुपिंग बना दिया, ये नंबरिंग के थ्रू बनाया, या हमने कलर क्लोथिंग के थ्रू बनाया, फ्रूट्स के थ्रू, किसी भी उनको आप जिस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं आप कर दें। उसके बाद जो उनको इस सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मटेरियल की रिक्वायर्ड है आपने उसको भी अरेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग के बाद ब्रिज है। दिस इज एन इनिशियल एक्टिविटी इंटेंडेड to determine students' prior knowledge and to build a bridge between what they already know and what they might learn by explaining the situation, ठीक है। ये कैसी एक्टिविटी है, दिस इज एन इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक एक्टिविटी होती है जो ये डिटरमाइन करती है, ये हम इससे पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट की पहले की नॉलेज क्या थी, एंड टू बिल्ड अ ब्रिज, और जो किसके बीच में ब्रिज बनाएगी ये, व्हाट दे ऑलरेडी नो, वो पहले से क्या जानते हैं, एंड व्हाट दे माइट लर्न बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के बाद क्या सीखेंगे, इनके बीच में ब्रिज को बनाना, बिल्ड करना, ब्रिजिंग है, ठीक है। दिस माइट इन्वॉल्व सच थिंग एज गिविंग देम अ सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे आपने उनको कोई एक सिंपल प्रॉब्लम दे दिया सॉल्व करने को। हैविंग अ क्लास
होल क्लास डिस्कशन, या कोई पूरी क्लास डिस्कस करके कर सकती है। प्लेइंग अ गेम, या एक गेम के थ्रू आप करा सकते हैं। और मेकिंग लिस्ट, या आप लिस्ट बना के भी कर सकते हैं। समटाइम्स दिस इज बेस्ट डन बिफोर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रुप एंड समटाइम्स आफ्टर दे आर ग्रुप्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ग्रुप में बनने से पहले भी अच्छा कर पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो ग्रुप में बन जाते हैं तब वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, और आपको ये सोचना होगा कि उनके लिए क्या सही है। वो ग्रुप से पहले अच्छा कर पा रहे हैं या ग्रुप में अच्छा कर पा रहे हैं, ये आपको देखना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ब्रिज क्या होता है, आप क्या जानते हैं और आप क्या सीखेंगे, इनके बीच में एक बैलेंस बनाता है, इसको बोलते हैं ब्रिज। फोर्थ एलिमेंट आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कुड टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच एलिमेंट ऑफ लर्निंग डिजाइन। जो भी हम लर्निंग एलिमेंट हैं, ये हमारे जो हमने ये 6 एलिमेंट डिजाइन किए हैं, तो इन सब के बीच में क्वेश्चंस आ सकता है। व्हाट गाइडिंग क्वेश्चंस विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस द सिचुएशंस, जैसे गाइडिंग क्वेश्चंस जो आपने सिचुएशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया। टू अरेंज द ग्रुपिंग, ग्रुप को अरेंज करने के लिए किया। टू सेटअप द ब्रिज, ब्रिज को सेटअप करने के लिए। टू कीप एक्टिव लर्निंग गोइंग, ठीक है, एक्टिव लर्निंग गोइंग के लिए। टू प्रॉम्प्ट, एग्जिबिट एंड टू इनकरेज रिफ्लेक्शन। तो जो ये हमारे 6 एलिमेंट हैं, ठीक है, इनके लिए भी हम गाइडिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं। यू ऑल्सो नीड टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स and frame other questions to encourage them to explain their thinking and to support them in continuing to think for themselves। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यू ऑल्सो नीड टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि वो आपस में भी क्वेश्चंस को एक दूसरे से डिस्कस करें, ठीक है, और बीच बीच में आप उनसे कुछ और क्वेश्चंस देकर उनको इनकरेज करते रहें और बार बार उनके एक्सप्लेनेशंस को देखते रहें कि उनकी थिंकिंग पावर कितनी बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। 5th एलिमेंट आता है एग्जिबिट। दिस इन्वॉल्व्स हैविंग स्टूडेंट्स मेक एन एग्जिबिट फॉर अदर्स ऑफ whatever record they made to record their thinking as they were explaining the situation. This involve having students make an exhibit for others। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करती है कि स्टूडेंट्स मेक एन एग्जिबिट फॉर अदर्स, क्या जो बच्चा है वो दूसरों के लिए एग्जिबिट बना रहा है, और वॉट एवर रिकॉर्ड, या फिर ऐसा कोई रिकॉर्ड दे मेड टू रिकॉर्ड देयर थिंकिंग, ठीक है, या जो उनकी सोच है उसका कोई रिकॉर्ड बन रहा है या बना रहे हैं, एज दे वर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, जैसे कि वो सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस कुड इंक्लूड राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑन कार्ड। ठीक है, जैसे कि आपने किसी बच्चे को कोई सिचुएशंस दे दिया है, वो एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को, तो आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, या वो बच्चा भी इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, या कोई दूसरा भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। क्या क्या ये इंक्लूड कर सकता है, जैसे राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑन कार्ड, कार्ड पर डिस्क्रिप्शंस लिख सकें। एंड गिविंग अ वर्बल प्रेजेंटेशन, एक वर्बल प्रेजेंटेशंस देकर। मेकिंग अ ग्राफ, ग्राफ बनाकर। चार्ट बनाकर। और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस विद मॉडल्स, या फिर कोई मॉडल बनाकर जिनको हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मेकिंग अ वीडियो टेप, फोटोग्राफ्स और ऑडियो टेप्स फॉर डिस्प्ले। ठीक है, या फिर जो डिस्प्ले वाली चीज़ें हैं जैसे वीडियो टेप्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो टेप्स एक्सेट्रा, तो इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं एग्जिबिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6th एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस ये होता है कि कहते हैं ना कि आपने क्या सीखा है उन पर आप एक रिफ्लेक्शन डालिए, यानी कि एक विचार डालिए क्या आपने सीखा है। तो यही चीज़ें हैं कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उस चीज़ को देखना है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शंस of what they thought about while explaining the situation and then saw exhibit from others। ठीक है, these are the students, ये बच्चों के रिफ्लेक्शंस हैं of what they thought, कि वो क्या सोचते थे about while explaining the situation, situations को एक्सप्लेन करते समय वो क्या सोचते थे, उनके अंदर कैसे विचार आ रहे थे। देन सॉ एग्जिबिट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, और उसके बाद वो देखिए कि दूसरों से उन्होंने क्या पाया या दूसरे ने उनसे क्या क्या क्वेश्चनिंग किया, उन्होंने दूसरों को कैसे सेटिस्फाइड कर पाए। दे वुड इंक्लूड वॉट स्टूडेंट्स रिमेंबर फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस अबाउट फीलिंग इन देयर स्पिरिट। दे वुड इंक्लूड, उन्हें क्या और भी इंक्लूड करना चाहिए था, वॉट स्टूडेंट रिमेंबर, बच्चों को क्या याद था, फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया थी उससे, अबाउट फीलिंग इन देयर स्पिरिट। ठीक है,
खुद उनके जैसे बोलते हैं स्पिरिट, उनके अंदर से जो भी भावनाएं निकल रही थी उस थॉट प्रोसेस से उन्होंने क्या सीखा, इमेज इन देयर इमेजिनेशंस, और उनकी कल्पना में कौन सी इमेज आ रही थी, एंड लैंग्वेज इन देयर इंटरनल डायलॉग, और जो बीच बीच में डायलॉग यूज कर रहे थे उसमें किस तरीके की वो भाषा का यूज कर रहे थे। What attitudes, skills and concepts will students take out the door। ठीक है, बच्चों ने कौन सा एटीट्यूड, कौन से स्किल्स, कौन से कॉन्सेप्ट को अपने अंदर यहाँ से सीख कर ले जा रहे हैं। What did students learn today, आज बच्चों ने क्या सीखा, that they would not forget tomorrow, जिसे वो कल नहीं भूल सकते। What did they know before, क्या वो पहले से जानते थे। What did they want to know, वो क्या जानना चाहते थे। And what did they learn, और उन्होंने क्या सीखा। This brief overview above indicates how each of these 6 elements integrate and work as a whole, but all need further explanation। ठीक है, अब ये जो इतना भी हमने 6 एलिमेंट को लिया है, ये एक पूरा इंटीग्रेशन है, यानी कि एक पूरा समाहित तरीका है जिससे हम बच्चों को कुछ भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या किया, क्या गेन किया। ठीक है, ये एक होल की तरह वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बीच बीच में एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे एसिमिलेशंस एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है, या फिर टीचर्स के रोल या कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए कि या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट की बात की जाए या कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की बात की जाए, तब आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये आपके जैसे 4 मार्क्स में आ जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ CLD या एलिमेंट ऑफ CLD, तो आप इसको 4 मार्क्स में लिखकर एक्सप्लेन कर देना छोटे से टॉपिक में। ठीक है, अगर ये 16 मार्क्स का आता है तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक ही लिख देंगे। ठीक है, और वीडियो आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट्स हैं कि क्या ये IGO के लिए है, क्या ये CVLU के लिए है, क्या MDU, क्या CRSU, तो हम पर आपको भरोसा है, इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंस है, आप उनको पढ़कर जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके चाहे वो CRSU हो, MDU हो, CBLU हो, IGO हो, ठीक है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के 5 साल के पेपर को एनालिसिस किया है, देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। पर्टिकुलर किसी एक बोर्ड के लिए, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिया, ये आपके 4-5 यूनिवर्सिटी को मैंने इंक्लूड करके लिया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, आप इसकी तैयारी करें। फिर मुझे लगता है कि हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रिपरेशन करते जाइए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।